हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक नए कॉमिक्स में आपका स्वागत मैं करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रशांत राजन, अनोखा ग्राहक कॉमिक्स। अंसार अख्तर चित्रांकन मुकेश जी का और जाने माने दिग्गज नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री के। जब्बार मेमन पेशेवर चोर था, इसलिए नवाब जावेद अफरीदी ने उसे बुलाया था। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है जब्बार मियाँ, क्या सचमुच तुम कोई भी काम कर सकते हो? आजमा कर देख लीजिए जनाब। तो फिर हमारे लिए एक मम्मी चुरा कर ला दो, हमारी पर्सनल म्यूजियम में इस दुर्लभ चीज़ की कमी है। लेकिन वे तो केवल मिस्र में पाई जाती हैं। पाई तो वही जाती हैं, लेकिन बेलापुर के राजा सूरज सिंह के महल में भी एक मम्मी मौजूद है जो उन्होंने मिस्र से मंगवाई है। अगर उसके महल में मम्मी है तो मैं उसे चुरा कर लाऊंगा। मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए। बेलापुर से चुरा कर लाओ या फिर मिस्र से। यह 5 लाख एडवांस है और इतना ही काम होने के बाद मिल जाएगा। 10 लाख रुपए के लिए तो मैं आपके सालों मम्मियों का ढेर लगा दूंगा। अगले दिन जब्बार मेमन बेलापुर पहुंच गया तो यह है राजा सूरज सिंह का महल। 2 दिन उसने महल की भीतरी स्थिति जानने में खर्च किए। तीसरे दिन की रात को वह महल के पीछे पहुंच गया। इसी दीवार में किसी जगह तहखाने का रोशनदान होना चाहिए। जल्दी रोशनदान मिल गया। ओह, बहुत मजबूत जाली लगी है और उसके अंदर शीशा है। इलेक्ट्रिक टेस्टर द्वारा उसने जाली को चेक किया। करंट तो नहीं है। लोहा काटने वाला आरी की मदद से उसने जाली को काट डाला और फिर शीशा भी काट कर हटा दिया। इसी रास्ते से मम्मी को निकाल ले जाऊंगा। रोशनदान से जिस कमरे में वो कूदा वो बिल्कुल खाली था। यह दरवाज़ा अवश्य ही म्यूजियम का रास्ता होगा। दरवाजे के दूसरी ओर लंबा कॉरिडोर था। ओह, यह लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा। कॉरिडोर के अंत में एक कमरे का दरवाज़ा था। यही म्यूजियम होगा। ताला खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। खुल गया। अब वह म्यूजियम के अंदर था। वाह, यहाँ तो करोड़ों का खजाना मौजूद है। लेकिन यह अजीब बात है कि इस बहुमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। मैं बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचा हूँ। टॉर्च का एक प्रकाश जब एक शोकेस पर पड़ा, उसने जेब से कटर बाहर निकाला। सिर्फ शीशा काटने की देर है, फिर मम्मी मेरे हाथों में होगी। शीशे के हाथ लगाते हुए उछल पड़ा। पी 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 पी। ओह, अगली पल वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अब मैं समझा कि यहाँ का सुरक्षा प्रबंध 12 से इतना क्यों नहीं मजबूत था। चोर को यहाँ चूहे की तरह चूहेदानी में फंसाया जाता है। अब वह पूरी शक्ति से उस खाली कमरे की ओर दौड़ पड़ा। अगर वह कमरा भी बंद हुआ तो आज मेरा खेल समाप्त हो जाएगा। उसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा स्वतः ही बंद हो गया। ओह, बाल बाल बच गया। 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो अंदर ही फंस जाता। लेकिन खाली होने की वजह से उस कमरे में कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं था। खुदा का शुक्र है। अगले कुछ सेकंडों में वो रोशनदान से बाहर पहुंच गया। यहाँ से मम्मी चुराना नामुमकिन है। उसे खाली हाथ लौटा देखकर जावेद के हत्थे से उखड़ गया। मुझे मम्मी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम कहीं से भी ला कर दोगे। अगर आप कहें तो मिस्र जाकर कोशिश करूं? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। बस मुझे तो मम्मी ला कर दो, रुपया चाहे जितना ले लो। ठीक है नवाब साहब, यह मेरा वादा है। आपके म्यूजियम में मम्मी पहुंचाए बिना अब आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तीसरे दिन वह काहिरा एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। मेरी जेब में एक ऐसे आदमी का पता मौजूद है जो गैर कानूनी ढंग से मम्मियों का कारोबार करता है। कुछ देर बाद काहिरा की प्राचीन और रहस्यमय गलियों में भटक रहा था वह। इस इलाके में कहीं मेरी मंजिल भी है। उसकी मंजिल एक अंधेरी गली में जाकर मिली। यही मकान है। एक मिस्री हबशी ने दरवाज़ा खोला। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जनाब? मैं एक ऐसी चीज़ खरीदना चाहता हूँ जो सिर्फ आप ही बेचते हैं। जरूर मिलेगी। हमारा तो काम ही मम्मी चुरा कर
मिस्री ने उसे भीतर लाकर एक कमरे में बिठाया। आप बताइए क्या चाहिए? प्राचीन काल की एक मम्मी खरीदना चाहता हूँ, मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, हमारा तो काम ही है मम्मियाँ चुराकर उसके कदरदानों को बेचना। क्या कीमत होगी? आपसे केवल 5 लाख रुपए ले लूँगा। मैं आपको 6 लाख दूंगा, लेकिन आपको मम्मी इंडिया में इस पते पर भिजवानी होंगी। इस बारे में मुझे अपने साथियों से मशवरा करना होगा। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ज़रा जल्दी आना। अकेला रह जाने से उसके मस्तिष्क में विचार उभरा। सौदा करने से पहले मुझे एक नज़र मम्मी को देख लेना चाहिए। आने दो उस मिस्री को। मिस्री 10 मिनट तक वापस नहीं आया। वह उठकर अपने कमरे से बाहर निकला। कहाँ चला गया? उसने सामने वाले कमरे में झाँका। ओह, यह तो मम्मी है। आगे बढ़कर वह ताबूत के निकट जा खड़ा हुआ। वाह, क्या चीज़ है! हजारों साल से यह इसी तरह सुरक्षित है। पता नहीं प्राचीन मिस्री इन चीज़ों पर किस चीज़ का लेप चढ़ाते थे। मम्मी को छूकर देखने की भावना को वह दबा न सका। ओह, इसकी पट्टियाँ अभी तक भी नहीं गली हैं। पट्टी के नीचे यह अंगुली में अंगूठी पहने है, और प्राचीन काल की अंगूठी काफ़ी कीमती रही होगी। उसके नीचे अंदर का चोर जाग उठा। यह अंगूठी निकाल लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगी। पट्टी करते ही सोने की अंगूठी चमकने लगी है। इस पर तो अंग्रेजी में किसी के नाम का पहला अक्षर लिखा है। धोखा। ये प्राचीन मम्मी नहीं है, बल्कि इससे अधिक वह सोच नहीं सका, क्योंकि उसने अपने पीछे आहट सुनी और ठाक। आह! किसी मिस्री व्यक्ति ने जब्बार मेमन की लाश उठाकर रसायन से भरे टब में डाल दी। फिर घूमकर अपने साथी को डांट लगी। काम करने से पहले लाश को अच्छी तरह मुआयना किया करो। उस लाश के आंस में तुमने अंगूठी छोड़ दी थी। दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी यह भूल हमारे लिए कारआमद रही। एक लाश मुफ्त मिल गई, लेकिन एक ग्राहक भी तो हाथ से निकल गया। ग्राहक कहीं कहाँ निकला भाई। यह जो कीमत साथ लेकर आया था, उसे हम अपने पास रखकर मम्मी को इसके दिए हुए एड्रेस पर भिजवा देंगे। हा 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 हा। बहुत खूब। हा 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 हा। 10 दिन बाद जब्बार मेमन मम्मी के रूप में नवाब साहब जावेद के म्यूजियम में खड़ा था, और नवाब साहब हैरान थे। मम्मी तो पहुंच गई, मगर वो अपनी बाकी की रकम लेने अभी तक क्यों नहीं आया? कौन जानता है कि वो कहाँ है, और इस मम्मी के रूप में जब्बार मेमन ही है। तो गाइज, ये है डार्क टेल्स की स्टोरी, जो कि ज़बरदस्त होती है अपने आप में। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल मैं ऐसे ही कॉमिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ जो सस्पेंस, थ्रिलर और रहस्यमय रोमांचक हो। अब आइए दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। ये कोई जलपरी की स्टोरी लग रही है। वाह राजा साहब, आपकी पार्टी में तो आकर जन्नत सा आभास होता है। रियासतें समाप्त हो चुकी, मगर राजा त्रिलोक सिंह के राजसी ठाठ में कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि वह अभी भी अपार धन दौलत का स्वामी था। महल में आए दिन पार्टियों के दौर चलते रहते थे। वाह राजा साहब, आपकी पार्टी में तो आकर जन्नत सा आभास होता है। थैंक यू। पार्टी में राजा साहब के कुछ अत्यंत विशेष और भरोसेमंद मित्र भी शामिल थे। राजा साहब, हमने सुना है कि आपने एक संग्रहालय भी बना रखा है, जिसमें संसार की दुर्लभ वस्तुएं एकत्र कर रखी हैं। ठीक सुना आपने, ठीक सुना है। अपना वह संग्रहालय मैं केवल भरोसेमंद मित्र को ही दिखाता हूँ। तो क्या हम पर भरोसा नहीं है? यह बात नहीं है मित्रों, पार्टी खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। भूल मत जाना। पार्टी खत्म होने के पश्चात जब सब मेहमान चले गए, तो राजा साहब अपने मित्रों को बेडरूम में ले आए। तुम तो संग्रहालय दिखाने ले जा रहे थे, यहाँ बेडरूम में कहाँ ले आए? आप लोग बेड पर बैठ तो जाइए। राजा साहब के आग्रह पर सब लोग बेड पर बैठ गए। अब तमाशा देखिए। अरे, स्विच दबाते ही बेड लिफ्ट की भांति फर्श में धंसने लगा था। हे। इसे आप लोग संग्रहालय में ले जाने
जाने का गुप्त बात कह सकते हैं। शायद कमाल का इंतजाम है यार। बैठनुमा लिफ्ट, अब तमाशा देखिए। राजा साहब के आग्रह पर सब लोग बेड पर बैठ गए। पिट पिट खट, अब तमाशा देखिए। और उस पलंग के सहारे वे लोग लिफ्ट की भांति फर्श में धंसने लगते हैं। बेडनुमा लिफ्ट नीचे एक हॉल में जा रुकी। वाऊ। राजा साहब ने गर्व से संग्रहालय की दुर्लभ वस्तु अपने मित्रों को दिखानी प्रारंभ की। यह सिकंदर महान का प्याला है जिसमें वह मदिरा पान किया करता था। बहुत कीमती होगा। इसे मैंने एक यूनानी से केवल $5 लाख में खरीदा था। $5 लाख। संग्रहालय में रखी हर वस्तु को अपनी मिसाल आप थी, अपनी आप मिसाल थी। देखने वाले के बस देखते रह गए। यह शहंशाह बाबर की तलवार है। हॉल में प्रदर्शित सभी अनमोल वस्तुएं दिखाने के पश्चात राजा साहब ने कक्ष में का दरवाजा खोला। आओ अब मैं तुम्हें जीवित अजूबे दिखाता हूँ। यह तो चिड़ियाघर है। हाँ, लेकिन ऐसा दुर्लभ चिड़ियाघर आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। यह दुर्लभ चिड़ियाघर दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। कक्ष के एक कोने में कुछ एक्वेरियम्स रखे थे। समुद्र की दुर्लभ मछलियों को भी यहाँ मंगाया है मैंने। अद्भुत। यह यह बड़ा वाला खाली क्यों है? इसे अपने मेहमान का इंतजार है। मेरी इच्छा है कि इसमें जल परी को लाकर कैद करूं। यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है राजा साहब, क्योंकि जल परी केवल कहानियों में मिलती है। वास्तविक जिन में इसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ। जल परी होती है और मैं इसे सिद्ध करके दिखा दूंगा। बातें करते हुए संग्रहालय से निकल आए। तुम्हारे संग्रहालय में सब कुछ है, मगर सुंदरता की रानी क्लियोपेट्रा का कोई आभूषण नहीं है, जबकि इस संसार के मशहूर जौहरी मेहताब चंद के पास उसकी एक अंगूठी मौजूद है। हैं? नहीं थी, क्योंकि अब उसे हम खरीद लेंगे। अगले दिन राजा साहब ने जौहरी मेहताब चंद को बुलाया। मैं क्लियोपेट्रा की अंगूठी किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। सॉरी, वह बिकाऊ नहीं है राजा साहब, इसलिए मैंने उसे संभाल कर अपने घर में रखा है। मेहताब चंद इनकार करके चला गया, मगर राजा साहब विचलित नहीं हुए। जो चीज़ दौलत के बल पर नहीं मिलती उसे मैं चुरा लेता हूँ। शायद यह बात जौहरी नहीं जानता। इस तरह के कारनामे वह स्वयं ही अंजाम देते थे। मैं एक चालाक चोर हूँ, यह बात कोई नहीं जानता। राजा साहब के पास चोरी में काम आने वाले आधुनिक उपकरणों की पूरी किट थी। बर्गलर अलार्म को ट्रेस करके उन्होंने उसकी तार काट दी। कट। कुछ ही देर बाद वह मेहताब चंद की मजबूत दीवारी से जूझ रहा था। किर। जल्दी ही सेफ खुल गई। यह रही वो अंगूठी। राजा साहब अंगूठी को अपने संग्रहालय में सजाकर खुशी से झूम उठे। अब यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। किंतु एकाएक खाली एक्वेरियम को देखकर वह उदास हो गया। जल परी, वो अभी तक मुझे नहीं मिल सकी है। मेरे आदमी दुनिया भर के समुद्रों में उसकी तलाश कर रहे हैं। राजा साहब की प्रतीक्षा की घड़ियां कुछ दिनों में पूरी हो गई। राजा साहब, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या बात है, जल्दी बताओ। हमारी खोजी दल नील के टापू के निकट से गुजर रहा था, तभी मुझे वह दिखाई दे गई, जल परी। हमने तुरंत स्टीमर टापू की ओर बढ़ाया। हमारी खोज सफल हो गई, जल परी। लेकिन जल परी ने भी हमें देख लिया। हर वह तो जा रही है। मरमेड इसे कहते हैं इंग्लिश में, जल परी को। पल भर में वह समुद्र में कूदकर गायब हो गई। छपाक। नाविक की बात सुनकर राजा साहब प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो उठे। मूर्ख। तड़ाक। हाथ आई हुई जलपरी को क्यों जाने दिया? क्या जरूरत थी उसे देखकर शोर मचाने की? चालाकी से जाल क्यों नहीं बिछाया? उफ। क्षमा कीजिए सरकार, हम उत्साह में सावधानी को भूल गए थे, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
राजा साहब उसी दिन हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। तुम्हें दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जल परी को पकड़ने मैं स्वयं जाऊंगा। उसे मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ानी होगी। नील के टापू के ऊपर से उड़ते हुए राजा साहब की बेचैन नज़रें पूरे क्षेत्र को निहारने लगी। जब तक मैं न कहूँ टापू के चक्कर लगाते रहो। तीसरे चक्कर में उन्हें उनकी खोज पूरी होगी। ओह, वो रही, मैं उसे देख रहा हूँ। जलपरी सचमुच वहाँ थी। टापू से कुछ दूरी पर ही राजा साहब ने समुद्र में छलांग लगा दी। बिल्कुल खामोशी से उसके निकट पहुंचकर उसे दबोच लूँगा। राजा साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए। हा 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 हा। जलपरी को भागने का मौका ही नहीं मिला। बचकर कहाँ जाएगी। डरो मत डार्लिंग, तुम मेरे संग्रहालय में बड़े आराम से रहोगी। तभी पीछे से समुद्री घास का फंदा उसके गले में आ कसा। उफ, उश। मुड़कर देखने पर राजा साहब की आंखें फैल गईं। नहीं। अगले पल राजा साहब समुद्र की ओर खींचे चले जा रहे थे। छोड़ दो। पानी में गिरकर भी राजा साहब ने संघर्ष करना जारी रखा। गड़ब। मगर उन जलीय प्राणियों के आगे उनकी एक भी न चली। उफ, यह तो मुझे समुद्र के तले की ओर ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसे आश्चर्य का दूसरा झटका लगा है। ऑक्सीजन चैम्बर। मुझे छोड़ दो, जाने दो। ह्यूमन होमोसेपियंस। अब तुम कहीं नहीं जा सकते मानव। तुम्हें मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ानी है। समाप्त। तो ये रहा बड़ा एंडिंग इसका। खास रहा। ये जलपरी को ले जाने के चक्कर में जलपरी खुद ही इसे किडनैप कर लेती है और ले जा करके अपने एक्वेरियम का हिस्सा बना देती है। एक फिगर आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। ये पीला वाला कैरेक्टर जो है, कितनी सटीक ड्राइंग इसकी बनाई गई है। और ये स्टोरी बिल्कुल यहीं पर ख़त्म होती है। और कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरी स्टोरी है सज़ा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही थी। राहुल साधारण बालकों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा शैतान था। उसकी शैतानी के कुछ नमूने देखिए। ही ठाक प्याऊँ। मोहल्ले में घूमने वाला कोई भी जानवर उसके प्रकोप से नहीं बच पाता था। हे तड़ाक। अन्य बालकों का खेल बिगाड़ कर भी उसे खुशी होती थी। हे। तीनों विकेटें गईं। पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाकर भी उसे आनंद मिलता था। यह गया जड़ से। उसकी शैतानी कभी कभी बखेड़ा भी खड़ा कर देती थी। तुम्हारे बेटे ने मेरा पौधा तोड़ दिया है, मैं इसका सर फोड़ डालूंगा। गर। मैं खुद इस शैतान को सजा दूंगी। भाई साहब, आप मुझसे अब नुकसान के पैसे ले लीजिए। ठीक है, मैंने वह पौधा 20 रुपये का खरीदा था। माँ ने घर में लाकर समझाया, जानवर और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती राहुल। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मुझे पकड़ पाओगी तभी तो मारोगी। ठहर तो शैतान। उफ, हे। उसी शाम वह खेलता हुआ स्थानीय चर्च में जा पहुंचा। आहा, यह तो फूल ही फूल है। यहाँ तो फूल ही फूल है। एक क्यारी में बड़े बड़े सुर्ख गुलाब देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। अपन को कुछ मना वना नहीं है भाई। उसने कई फूल तोड़कर जेबों में भरे। इन फूलों को माँ को दे दूंगा तो वह खुश हो जाएगी। ही। ए, फूल क्यों तोड़ रहे हो। वह तेज दौड़कर चर्च के गेट से निकल आया।
ही ऐसा डोज दिया कि गुलाटी खा गया। उफ। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हैं। ठहर जा बदमाश। जब वह घर पहुंचा, वाह, कहाँ से दौड़ा आ रहा है? फिर कोई शैतानी करके आया है? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, गुलाब के फूल। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे बता चुकी हूँ कि बिना वजह फूल पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। ओ माँ, तुम भी बस हो। हे भगवान, इस बच्चे को सद्बुद्धि कब देगा तू? उस रात राहुल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक गया। या अब सोया जाए। लेकिन यह उसकी आखिरी छलांग सिद्ध हुई। सुबह को, माँ माँ क्या हुआ रे? मेरी टांगें नहीं हिलती माँ। क्या है मेरे लाल, ये क्या कह रहा है तू? माँ की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आ पहुँचे। अरे बहन जी, यह एक नंबर का शैतान है, आपसे मजाक कर रहा होगा। मेरा बेटा, मेरा राहुल उठ नहीं पा रहा। नहीं अंकल, सुबक सुबक, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी टांगें बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। मामला सचमुच गंभीर है, इसे अस्पताल लेकर जाओ बहन जी। अस्पताल में? मैंने राहुल का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है बहन जी, उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो चुका है। मगर कैसे डॉक्टर? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। उसे शायद पैरालाइज हुआ है, बाकी बात तो एक्सरे में देखने के बाद ही बता सकूंगा। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? शाम को डॉक्टर दोबारा राहुल का निरीक्षण करने के लिए आया। हेलो यंग मैन, अब कैसे हो? मुझे अच्छा कर दो डॉक्टर्स प्लीज़। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया था उस महिला को। तुम ठीक हो जाओगे राहुल, बस हमें तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? क्यों ऑपरेशन? एक्सरे रिपोर्ट देखकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ बहन जी कि राहुल का ऑपरेशन करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता है डॉक्टर, आप कौन हैं? आप मुझे खुदा का बंदा कह सकते हो। मैं इस बच्चे की मदद करने आया हूँ। इसकी मदद तो हम ही कर ही रहे हैं, कल सुबह इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। आत्माओं के प्रकोप का इलाज ऑपरेशन से नहीं होता डॉक्टर। व्हाट नॉनसेंस। यह आत्मा कहाँ से आ गई? मेडिकल साइंस में रूहों और आत्माओं के लिए कोई स्थान नहीं है डियर ओल्ड मैन। यह तुम्हारा विचार है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। तो कृपया आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। ऑलराइट, चला जाऊँगा, लेकिन मैं एक नज़र बच्चे का एक्सरे देखना चाहता हूँ, अगर आपके लिए एतराज़ न हो तो। ऑलराइट, आइए मैं एक्सरे को दिखाता हूँ। धैर्य से काम लो बहन जी, बेटी, धैर्य से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के रूम में, ये लीजिए राहुल का एक्सरे। मुझे ज़रा बताइए कि आपने इसमें क्या खराबी देखी है? सच तो यह है कि एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम ऑपरेशन करके अपना शक दूर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये एक्सरे क्लियर नहीं लगता डॉक्टर, आप पीछे हटिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अजीब आदमी है। खुदा बाप, मैं विनती करता हूँ कि उस रात से पर्दा हटा दो जो सिर्फ तू जानता है। ओह, ये व्यक्ति सनकी है। तभी डॉक्टर की नज़र एक्सरे पर पड़ी। ओह नो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं अभी समझा देता हूँ। ये आत्मा की पकड़ है डॉक्टर, आप बोलो तुम्हारी मेडिकल साइंस में इसका स्थान है या नहीं? मेरी को समझ में नहीं आ रहा। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वृद्धा का चेहरा वो दिखाई दिया। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाया है। यह मदर ट्रेसी है डॉक्टर। हे भगवान, क्या मैं ऐसा सचमुच एक आत्मा को देख रहा हूँ? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं जिंदा थी तो गुलाब के फूलों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरी कब्र पर गुलाब के पौधे लगा दिया जाए। आपकी इस इच्छा का पालन किया गया था मदर?
तभी तो मैं अपने फूलों के साथ बहुत खुश थी। मैं उन गुलाबों की दिन रात निगरानी करती थी, लेकिन उस शैतान बच्चे ने मेरे फूलों को तोड़ा, मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया। इसलिए मैंने उस शैतान को सजा दी है। अब वो जीवन भर चल नहीं पाएगा और किसी को दुख नहीं पहुंचा सकेगा। सुनिए डॉक्टर, राहुल की बीमारी की इलाज तुम्हारे सामने है। क्या तुम ऑपरेशन करके उसे ठीक कर सकते हो? नहीं। राहुल पर दया करो मदर, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, उन्हें इतनी सख्त सज़ा देना उचित नहीं है। मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़ मदर, राहुल की माँ बहुत दुखी है, उसने तो कोई पाप नहीं किया है, उसके लिए ही राहुल को माफ़ कर दो। ठीक है, अच्छा है, मैं उसे माफ़ करती हूँ, लेकिन उसे समझा देना कि दोबारा जीवन में ऐसा गलती न करे। वह किसी का दिल दुखाएगा तो उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी उसे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, यह बात आपने अभी जाकर राहुल को समझा देंगे? हाँ, मैं जाता हूँ। राहुल के कमरे में पहुँचकर डॉक्टर उछल पड़ा। अरे राहुल ठीक हो गया डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया। पता नहीं यह चमत्कार कैसे हुआ। यह चमत्कार खुदा के बंदे ने किया है बहन जी, सुनकर आप दंग हो जाएंगे। क्या सुनकर डॉक्टर? अब बोलो राहुल, क्या तुम दोबारा ऐसी भूल करोगे? डॉक्टर ने उन दोनों को अपने कमरे में गुजरी सारी घटनाएं सुनाई और उसने उससे पूछा कि क्या वह दोबारा से शैतानी करेगा। जब आया, नहीं, कभी नहीं डॉक्टर अंकल। आज के बाद तो मैं किसी का ना दिल दुखाऊंगा, ना ही फूलों को तोड़ूंगा। तो फिर चलो उस खुदा के बंदे और मदर ट्रेसी को धन्यवाद देते हैं। मैं भी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर के कमरे में अब कोई था नहीं। कहाँ गया वो खुदा का बंदा? शायद मदर ट्रेसी की आत्मा के साथ वह भी गायब हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस घटना को मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कहाँ दर्ज किया जाएगा। तो मित्रों, मनोज कॉमिक्स के सुपरहिट एक तरह का ब्रांड या एक तरह की कहानी सुपर सिटी की तरह। सुपर सिटी जो अपराधी टोटान के बाद कॉमिक्स आई थी, वो कभी पब्लिश ही नहीं हुई और न ही लोग इसे देखते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।